नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खास कवरेज में। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती जारी है। हिमाचल प्रदेश में 68 और गुजरात में 182 विधानसभा सीटें हैं। मतों की गिनती का काम सुबह 8 बजे से लगातार जारी है और जो रुझान लगातार चुनाव आयोग की तरफ से सामने आ रहे हैं उससे तस्वीर दोनों ही राज्यों में बहुत साफ साफ अब दिख रही है। गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है, लेकिन ऐसा कमाल पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब दिख रहा है। तमाम जो रिकॉर्ड है गुजरात को लेकर वो टूटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस बार बीजेपी रिकॉर्ड जीत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। जो रुझान हमें दिख रहे हैं उसमें रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की ओर गुजरात में बीजेपी जाती दिख रही है और बीजेपी के खाते में 154 के आसपास सीटें जाती दिख रही हैं। जो 2002 में भी नहीं हुआ वो 2022 में अब होता दिख रहा है। 2002 चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार के रुझानों में यह आंकड़ा 150 के ऊपर पहुंचता दिख रहा है और 7वीं बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर बीजेपी दिखाई दे रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और हम देखें तो गुजरात में जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। कांग्रेस को गुजरात में 19 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के पास 6 सीटें आती दिख रही हैं। अन्य 3 सीटों पर अन्य जो हैं वो आगे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम तस्वीर देख रहे हैं तो लगातार चला आ रहा रिवाज आगे भी जारी रहता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए 38 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि जो निर्दलीय हैं वो 3 सीटों पर आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। मतगणना का जो काम है वो लगातार जारी है और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय दल बनने में आम आदमी पार्टी कारगर हो गई है, कामयाब हो गई है। और गुजरात के ऐतिहासिक नतीजों के बाद दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। शाम 6 बजे दिल्ली में वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। कई और बड़े नेता होंगे जो मौजूद रहेंगे। क्या संकेत और संदेश मिलते दिख रहे हैं लगातार आ रहे इन दोनों राज्यों के रुझान और नतीजों से, इसे समझने की कोशिश हम करेंगे और इस पर विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अदिति टंडन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। प्रफुल्ल केतकर है, एडिटर ऑर्गेनाइजर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल जी, पहले प्रफुल्ल जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि एक रिकॉर्ड बना है इस बार जो कि मतदान के इतिहास में, चुनाव के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रिकॉर्ड 3 अर्थों में है। एक, पहली बार जो 1985 में कांग्रेस को जो मैंडेट मिला था 149 सीट्स के साथ गुजरात में, बीजेपी वो तोड़ते हुए दिख रही है। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव में 50% से ऊपर वोट शेयर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। भाजपा ने गुजरात में लोकसभा चुनाव में तो ये करिश्मा किया है, लेकिन अभी के आंकड़ों के अनुसार 53% तक का वोट शेयर दिख रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। तीसरी बात, जो कुछ हद तक कम्युनिस्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में कर पाई थी, वो भी रिकॉर्ड अब ये 5 साल की टर्म मिलती है बीजेपी को तो वो टूट जाएगा और 7वीं बार विधानसभा में किसी एक ही दल को अपना बहुमत रखना, और तो ये क्लियर कट दिखाता है द काइंड ऑफ डोमिनेशन बीजेपी हैज इन गुजरात। गुजरात मॉडल की बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात से राष्ट्रीय स्तर पर आए थे। मुझे लगता है कि उसको उन्होंने उस नैरेटिव को सस्टेन किया है। आम आदमी पार्टी ने क्लियर कट यहां पे कांग्रेस को डेंट किया है। पिछली बार 41% वोट था, कांग्रेस इस बार 26% वोट पर सिमटती हुई नजर आ रही है। उसका जब सीटों में कन्वर्जन है तो उसमें और भी धक्का लगा है। दूसरी तरफ 12-13% तक आम आदमी पार्टी वोट लेते हुए नजर आ रही है और इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि दिल्ली और पंजाब के बाहर आम आदमी पार्टी खास करके सौराष्ट्र रीजन में एक सब्सटेंशियल वोट शेयर ले रही है, हालांकि वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। दक्षिण गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था, तो उसके कारण लोगों को ये बहुत विशेषज्ञों को यह अपेक्षा थी कि वहां पे आम आदमी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन सूरत में ही उसके 2 बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट स्वीप कर रही है वहां पे बीजेपी। तो ये सीधा सीधा मैं मानता हूं कि
एक गुजरात का नैरेटिव 2024 के चुनाव को भी एक तरह से प्रभावित करेगा। ब्रांड मोदी बरकरार है, ये सीधा सीधा मैसेज गुजरात के कम से कम जो वोटर्स है उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर दिया है। अदिति, आपका विश्लेषण गुजरात को लेकर? जी, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ प्रफुल्ल जी से, और कांग्रेस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक रिज़ल्ट है इस हिसाब से कि अगर आप देखें कि 1985 में, जैसा कि इन्होंने कहा कि एक रिकॉर्ड सेट किया था माधव सिंह सोलंकी, जो अब नहीं रहे, 2021 में उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने रिकॉर्ड सेट किया था। खाम के नाम से बहुत प्रचलित हुआ था एक सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्षत्रिय लिए थे उन्होंने, आदिवासी, मुसलमान लिए थे और हरिजन। एक बहुत बड़ा वोट परसेंटेज कांग्रेस ने उस साल चुनावों में पाया था, 55.5%। उसके बाद अचानक 1990 में कांग्रेस की सबसे कम हिस्टोरिकल लो परफॉर्मेंस गुजरात में अगर कांग्रेस पार्टी की रही तो वो 1990 में रही, जो ऑलमोस्ट 31 सीटों पर सिमट गई थी पार्टी। आज की जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस है, जो मेरे लिए बड़ा टेक अवे है, भाजपा ने तो रिकॉर्ड सेट किए ही हैं, रिकॉर्ड अपना तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कांग्रेस ने भी एक तरह से रिकॉर्ड बनाया है जिसको कहते हैं हिस्टोरिक डेसिमेशन। पहली बार इतना कम उनका परफॉर्मेंस रहा है, ऑलमोस्ट 20 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं, और वोट शेयर की तो आप गणना ही मत कीजिए। इनफैक्ट 1990 से लेके अभी तक के चुनाव अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस ने हर चुनाव में वोट शेयर इम्प्रूव किया था, चाहे 2%, चाहे 1%, और पिछले चुनाव में ऑलमोस्ट, मतलब जिसको कहते हैं कि बीजेपी को झटका देने की स्थिति में आ ही गए थे वो, और 77 सीट्स जीती थी और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो आज के लिए ना सिर्फ ये टेक अवे है कि भाजपा ने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, प्रो इनकम्बेंसी का एक ट्रेंड सेट किया है, हिस्टोरिक प्रो इनकम्बेंसी का, और कांग्रेस ने दूसरी तरफ से रिकॉर्ड सेट किया है बाय गेटिंग, जिसको कहते हैं एक हिस्टोरिकल लो इन गुजरात। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट फाइट थी हम इन दोनों पार्टीज़ के बीच। आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस था, लेकिन हमने देखा कि बहुत नहीं उनका कोई इम्पैक्ट रह पाया। और गुजरात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था कांग्रेस की साइकोलॉजिकल बूस्टर के तौर पर, क्योंकि एक बड़ा प्रदेश है, हिमाचल छोटा प्रदेश है, 4 लोकसभा सीटों का प्रदेश है, जबकि गुजरात 26 लोकसभा सीटों का प्रदेश है। और एक साइकोलॉजिकल बूस्टर इस लिहाज से भी कि अगले साल 9 स्टेट्स में चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस अपने आप को तैयार मानेगी? और ये भी ना भूलें हम कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक आंकड़ा है कि राहुल गांधी ने हिमाचल में बिल्कुल भी चुनाव का कैंपेन नहीं किया, वहां पार्टी जीत गई है, वहां उनकी बहन ने लीड किया कैंपेन, और जहां उन्होंने 3 या 2 रैलीज एक दिन में की, हालांकि बहुत नहीं की, वहां इतनी बुरी स्थिति में है पार्टी। ठीक है, सरल पटेल प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिलहाल हम उनका रुख करेंगे। सरल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हिमाचल में आपको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं आपको अभी से शुभकामनाएं दे रही हूं। लेकिन फिलहाल चर्चा अभी गुजरात को लेकर हो रही है। हिमाचल में क्या रणनीति आगे रहेगी, क्या चैलेंजेस हैं, तमाम वादे हैं जो आप लोग को पूरे करने, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन गुजरात में एक तरह से जो प्रदर्शन आपका रहा है उसे आप कितना निराशाजनक मानते हैं? जैसा अभी अदिति ने भी कहा कि अब तक का सबसे, मैं कहूं, खराब प्रदर्शन गुजरात के अंदर कांग्रेस का रहा है, वो भी तब जब 2017 में आपने एक अच्छी टक्कर दी थी, उसके बाद ये विधानसभा चुनाव। देखिए, जैसा मतलब जो भी परिणाम आए हैं, लोकतंत्र में ये जनता का आदेश है, तो जनता का जो भी आदेश है वो सर आंखों पर। और हम बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने वो एक हिस्टोरिक विन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, और साथ ही साथ जो गुजरात की जनता का धन्यवाद कि जिस तरह से उन्होंने हमें एज अ प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी चुना है। तो जनता ने हमें प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी चुना है। जनता की जो भी आवाज है विधानसभा के अंदर और सड़कों पर, वो हम उठाएंगे, उनके जो भी इश्यूज है वो हम उठाएंगे। और जहां तक बात है कि ये एक हिस्टोरिक लो है, बिल्कुल ये एक हिस्टोरिक लो है। एक तरह से मैं जाके कहूंगा कि एक हमारा डेस्टिनेशन हुआ है गुजरात में। लेकिन एज अ पार्टी हम 125 साल पुरानी पार्टी है। हमने काफी चैलेंजेस देखे हैं, काफी जीत देखी है, काफी हार देखी है,
और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस हार से भी उभर कर गुजरात की जनता का जो भरोसा है वो अगली बार जीतने का पूरा प्रयास करेंगे और हम उसमें कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। सरल जी, फिलहाल प्रफुल्ल हमारे साथ हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ प्रफुल्ल। सरल जी, नमस्कार। मुझे एक सवाल ये है कि पिछली बार 41% वोट मिला था, इस बार कांग्रेस लगभग 26-27 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने लगभग 12.7%, 8%, 12 से 13 के बीच में आम आदमी पार्टी वोट लेती हुई नजर आ रही है। पहले ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी जब आएगी तो दोनों पार्टियों को नुकसान होगा। फिर कहीं पे ये भी चला कि नहीं, कांग्रेस लोकल लेवल पर इतना सक्षम चुनाव लड़ रही है कि आम आदमी पार्टी का इतना असर नहीं दिखेगा। आम आदमी पार्टी ने अपने भी सर्वे चलाए, लेकिन कुल मिलाकर अभी जो बाकी जगह पे ट्रेंड दिख रहा है, जो दिल्ली में दिखा, जो पंजाब में दिखा, वही गुजरात में दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कांग्रेस की स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। इस चैलेंज को कांग्रेस कैसे देखती है? क्या इसको चैलेंज मानती है कि एक प्रिंसिपल अपोजिशन, क्योंकि अभी तो नेशनल लेवल की पार्टी का दर्जा उनको मिल जाएगा चुनाव आयोग से, इसको कांग्रेस कैसे देखती है और कांग्रेस इसको एड्रेस कैसे करना चाहती है? देखिए प्रफुल्ल जी, मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को और उनके स्ट्रेटेजिस्ट को कि जो उनकी एक स्ट्रेटेजी थी गुजरात में नई पार्टियों को इंट्रोड्यूस करके ऑपोजिशन का वोट कम करने की और एक हिस्टोरिक विन की तरफ आगे बढ़ने की, उसमें वो कामयाब रहे हैं। ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी सरल जी? बिल्कुल बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी कि वो ऑपोजिशन अपनी बी टीम सी टीम्स को गुजरात में उतारेंगे और ऑपोजिशन का वोट काटेंगे, जिसमें वो सक्सेसफुल रहे हैं। जो डेंट हुआ है वो कांग्रेस के वोट शेयर में हुआ है, जो उनकी बी टीम्स और सी टीम्स ने किया है, विच इज दिस थिंग। ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंज और हम जनता के बीच में जाएंगे एक नए नेतृत्व के साथ, स्टेट लेवल पर एक नए एजेंडा के साथ, और हम इससे उभरेंगे। और जहां तक बात है कि ये स्ट्रैटेजी हिमाचल में क्यों नहीं चली सरल जी? वहां पे भी आम आदमी पार्टी थी, इस पर क्या कहेंगे आप? वहां पर आम आदमी पार्टी की जो स्टेट लीडरशिप थी पूरी, वो काफी इम्पेशेंट हो गई और उन्होंने पहले ही चुनाव के पहले ही आप देखेंगे पूरी जो उनकी स्टेट लीडरशिप थी वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गई थी। तो इसमें हिमाचल की जनता भली भांति समझ गई कि ये लोग इनको जो चुनाव के बाद होना था वो चुनाव से पहले हो रहा है, और उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी को एज अ नॉन सीरियस प्लेयर कंसिडर ही नहीं किया चुनाव में। बिल्कुल। सरल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे। अखिलेश सुमन अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बताइए, तमाम जो रुझान है, अब तस्वीर बहुत साफ है और गुजरात में जो इस बार का चुनाव है वो अपने आप में तमाम रिकॉर्ड के लिए जाना जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर इतना बड़ा वोट परसेंटेज एक पार्टी के साथ जाना, रिकॉर्ड नंबर्स में सीटें एक पार्टी के पास आना, किस तरह की फिलहाल वहां सरगर्मी और हलचलें? ऑफिस की तरफ, लेकिन फिर रास्ते में ही हम रुक गए, देख रहे हैं कि जनता का क्या मिजाज है। और निश्चित तौर पे देखिए, जो तीन जो उभरते हुए नेता थे गुजरात के, एक हार्दिक पटेल, एक अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी, ये तीनों नौजवान नेता थे और तीनों एक समय कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। जिग्नेश मेवानी तो कांग्रेस में आ गए, लेकिन अल्पेश ठाकुर और हार्दिक पटेल बीजेपी में रह गए। अब जो चुनाव के नतीजे अभी आ रहे हैं, ट्रेंड दिख रहा है, हार्दिक पटेल तो जीत भी गए, अल्पेश ठाकुर भी आगे चल रहे हैं और यहाँ तक कि जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस वो भी आगे चल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे गुजरात ने एक तरह से इन नौजवानों को भी अपना समर्थन दिया है। और अभी हमारे साथ दो नौजवान खड़े हैं काफ़ी इंथ्यूजियास्टिक से, तो हमने सोचा कि उनसे भी बात करूँ। अच्छा, ये बताइए, आप लोग वोट दिए थे? हाँ जी, दिए थे ना। अच्छा, आप भी वोट दिए थे? दिए थे। हाँ, क्या नाम है आपका? दिलशाद शेख। और आपका नाम? जयेश चौधरी। तो आपको लग रहा है कि गुजरात में बीजेपी फिर सरकार बना रही है? हाँ, यूँ तो लग रहा है कि सब उम्मीदवार जितने भी है आम आदमी सब बीजेपी की सपोर्ट में है। बाकी काम तो अच्छे ही है, पर पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। जो फुटपाथ में जो धंधे करते हैं, धंधे वालों को लेके इतनी परेशानी, जो गाड़ियाँ पुलिस वाले सब हैरान कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार अब बन रही है, तो आपको क्या अपेक्षा है? बनेगी बीजेपी सरकार, काम किया है वैसा हर साल करेगी, वो 5 साल और साल काम करेगी, अच्छा काम करेगी। आप और क्या चाहते हैं बीजेपी से?
कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा काम करती रहे बस। अच्छा, और आपको क्या चाहिए बीजेपी से अब? बस कुछ नहीं चाहिए, जो हो रहा है अच्छी हो रहा है, पर ये गरीबों को इतना परेशानी होना नहीं चाहिए। जो फुटपाथ में जो धंधे कर रहे हैं, ऑलरेडी पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, दवान की गाड़ियाँ परेशान कर रहे हैं, मतलब ये चीज़ होना नहीं चाहिए। जो जब भाजपा सरकार इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो सरकार देश अच्छी तरह से चला रहे, तो पर ये सब होना नहीं चाहिए गरीबी के ऊपर। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ यार। जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब में सब सुरक्षित है। तो देख रही हैं प्रीति की जो विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। निश्चित तौर पे जो विरोध की आवाज़ें हैं वो विरोध की आवाज़ें रहेंगी, लेकिन एक बात निश्चित तौर पे दोनों का ये कहना है कि बीजेपी के सामने जो समस्याएं आगे आने वाले दिनों में आएंगी वो इस तरह से आएंगी कि कुछ नौजवानों को उन्हें संतुष्ट भी करना पड़ेगा, कुछ समस्याएँ हैं उनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा खेमा ऐसा है जो मान रहा है कि बीजेपी विकास के रास्ते पर जिस तरह से काम कर रही थी वो उस तरह से काम करे और आगे उसे और भी बढ़ाए। प्रीति, अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम शिमला में रुक करेंगे। मेरे सहयोगी पवन इस समय पवन कुमार शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सुबह से जब हम बात कर रहे थे, हम जानते थे कि बहुत ज्यादा शांति हिमाचल में दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बिल्कुल तस्वीर एक तरह से साफ दिख रही है। जो रुझान समझा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि जो हिमाचल का ट्रेंड रहा है, जो रिवाज रहा है, कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर जो जनता है उसने आगे जाकर वोटिंग की है। वहां किस तरह की हलचलें देख रहे हैं आप फिलहाल? प्रीति, हिमाचल की जनता ने जो है वो परंपरा को कायम रखा है, रिवाज को कायम रखा है, और ये पूरे जो ट्रेंड हो, चाहे सीटें जीतने वाली बात हो, वो उसी तरफ जा रहा है। कांग्रेस को लीड है अभी तक का, जो जहां तक बातें आए, और ये निर्णायक की तरफ है कि कांग्रेस जो है वो सरकार बना सकती है हिमाचल प्रदेश में। इस तरह के संकेत हमारे सामने हैं। मैं कुछ विशेष बात आपसे ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि जनता ने रिवाज जो है वो कायम रखा है बदलने का। और बड़ी बात है कि पिछले वर्षों में, चाहे हमने 2012 में देखा, 2017 में देखा, जो मंत्री रहे हैं वो हारते चले जा रहे हैं। 45 से 75% जो सीटिंग एमपी कैबिनेट मंत्री रहते हैं वो हार की तरफ है। मैं नाम कुछ बोल रहा हूं आपके सामने। सुरेश भारद्वाज कैबिनेट मंत्री थे, हार चुके हैं। सरवीण चौधरी शाहपुर सीट है कांगड़ा में, हार चुकी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, वो हार की तरफ हैं। रविंदर सिंह रवि बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो हार चुके हैं। गोविंद सिंह ठाकुर यहाँ मंत्री हैं, वो मनाली से वो पीछे चल रहे हैं। राकेश पठानिया फतेहपुर सीट है कांगड़ा में, वो पीछे चल रहे हैं। वीरेंद्र कंवर मंत्री जी हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। और डॉक्टर राजीव सैजल जो स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश में, वो भी पीछे चल रहे हैं या वो हार की तरफ हैं। तो वही ट्रेंड है कि जो 45 से 75% सीटिंग जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं वो हार की तरफ हैं। और जहां तक कांग्रेस की बात कहूं, कांग्रेस में भी कुछ उलटफेर हुआ है। आशा कुमारी डलहौजी सीट है यहाँ पे, वो सीएम का कैंडिडेट भी थी, दावा थी, वो हार चुकी हैं। कौल सिंह ठाकुर वो भी सीएम के दावेदार थे, वो भी चुनाव है हारने की तरफ है, वो रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाला है। तो कांग्रेस की तरफ से दो बड़े नेता जो सीएम का दावा कर रहे थे वो हार की तरफ है। और जो जीत चुके हैं उसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, वो जीत चुके हैं चुनाव। विक्रमादित्य सिंह है, शिमला ग्रामीण सीट है, वो चुनाव जीत चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह यहाँ की कसुमटी सीट है, जिन्होंने सुरेश भारद्वाज को हराया है कैबिनेट मंत्री को, यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह वो जीत चुके हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी सीटों पर जो 3 सीटें हैं यहाँ पे प्रीति, जहाँ पे निर्दलीय जो है वो आगे हैं। एक सीट है जो 3 सीटें हैं उसमें एक सीट है देहरा सीट है, कांगड़ा की देहरा सीट है, वहां पे होशियार सिंह हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, वो आगे चल रहे हैं और निर्णायक है, वो जीत की तरफ है बिल्कुल। दूसरी सीट जो है यहाँ पे वो है हमीरपुर सीट, आशीष शर्मा वहां पे हैं, निर्दलीय हैं, वो जीत की तरफ है बिल्कुल। और तीसरी सीट है नालागढ़ सीट, वहां पे केएल ठाकुर है निर्दलीय, वो आगे हैं। तो 3 जो निर्दलीय हैं वो जीत की तरफ है और निर्णायक रिजल्ट थोड़ी देर में आने वाला है, तो ये लगभग जीत की तरफ है। और जहां तक बीजेपी की बात है तो जाहिर तौर पे सिटिंग जो है वो कमजोर रही हैं चीजें रही। और जहां तक वोटिंग परसेंट की बात करूं मैं, वोटिंग परसेंट बराबर है, 43% बीजेपी को मिला है, 43% कांग्रेस को मिला है, और आम आदमी पार्टी को सिर्फ 1.9% मिला है। पर खाता नहीं खोल पाई आम आदमी पार्टी। जो बड़ी बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, वहां पे कोई भी कैंडिडेट जो है, कई जगह तो जमानत जब्त हुई है, सभी जगह एक आध सीट होगी जहां पे थोड़ा सा बचा पाए हैं, पर आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल प्रदेश में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सिर्फ 1.9% उनकी तरफ वोट जाता जा रहा है। तो देखिए बीजेपी को भी 43% वोट मिले हैं, कांग्रेस को भी 43% लगभग वोट मिले हैं। ठीक है, प्रफुल्ल भी कुछ आपसे अपडेट चाह रहे हैं। पवन, प्रफुल्ल।
ये बताइए कि लगभग ऐसा माना जा रहा था 20 से 22 बीजेपी के रिबेल कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे थे। कितने सीटों पर इन्होंने नुकसान पहुंचाया? 3 सीटें तो आपने बता दी जहां पे वो सीधा सीधा जीत ही रहे, ये बीजेपी के रिबेल कैंडिडेट्स है, लेकिन कितनी सीटें हैं जहां पे इनके कारण बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ रहा है? ऐसा कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है? जी, ये डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। बंजार सीट है एक कुल्लू में, वहां पे हितेश्वर सिंह थे, महेश्वर सिंह के बेटे हैं, वो हार चुके हैं, हालांकि ट्रेंडिंग में पहले वो जीत की तरफ थे। उसी तरह कुल्लू सीट में राम सिंह जी थे, वो भी बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है वहां पे। तो डिटेलिंग में, क्योंकि अभी मैं भी जानकारी जुटा ही रहा हूं, तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी के 21 जो रेबल थे वो संभाल नहीं पाए। 2 बड़े मुद्दे जो मुझे समझ आ रहे हैं अभी इन ट्रेंड से, वो एक तो ओपीएस का मुद्दा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा था, वो बहुत हावी रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 लाख कर्मचारी रेगुलर हैं और बिल्कुल इन तमाम मुद्दों पर लगातार हमने बात भी की है पवन, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और रिबल्स को लेकर क्या विश्लेषण रहा है बारीकी से वो भी समझेंगे हम आगे। लेकिन जो दिल्ली मुख्यालय है कांग्रेस का, फिलहाल वहां क्या माहौल है, ये जानने के लिए मोहम्मद फातेह टीपू हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद फातेह टीपू, एक तरफ साफ तौर पे बहुमत की ओर जाती कांग्रेस दिख रही है, तो दूसरी तरफ रिकॉर्ड हार की तरफ जाती कांग्रेस, पसोपेश है वहां पर या माहौल साफ है? देखिए प्रीति, सवेरे 7 बजे से हम यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। जब हम सवेरे यहाँ पर आए तो बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा था, और जिस तरीके से जब काउंटिंग शुरू हुई और गुजरात और हिमाचल में शुरुआती दौर में जब रुझानों के मुताबिक जब बढ़त शुरू हुई, तो उसके बाद घंटे 2 घंटे तक यहाँ पर सन्नाटा था। और गुजरात में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि वहां पर एक तरीके से स्वीप कर रही है बीजेपी, उसको देखते हुए यहाँ पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे रुझान बढ़े और कुछ अंतर आया सीटों में रुझानों के मुताबिक, तो नेताओं का आना जाना शुरू हुआ। फिलहाल जो हमारे पीछे आप विजुअल्स में तस्वीरों में देख सकती हैं कि ये राहुल प्रियंका गांधी की सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। लगातार ये यहाँ पे खुश नजर आ रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। अभी उन्होंने बाहर पटाखे भी जो है जलाए। तो फिलहाल यहाँ का माहौल अब कुछ जो है प्रीति बदला हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने गुजरात की बात की, तो निश्चित तौर पे वहां पर जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में लेने के बाद में ताबड़तोड़ रोड शोज किए, रैलियां की, उसका नतीजा आप लोगों के सामने है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आप देखिए कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे, उस तरफ बीजेपी धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर ये जो है रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, और उसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से 1985 में माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 149 सीट गुजरात में लाई थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को भी ध्वस्त करने की ओर बीजेपी अग्रसर है। फिलहाल अभी हमें और इंतजार करने। बिल्कुल मोहम्मद फातेह टीपू, आपके पास भी हम रुक करेंगे। अदिति, जो 43% वोट परसेंटेज की बात बता रहे थे पवन हिमाचल में, ये क्या इशारा कर रहा है? ये इशारा ये कर रहा है कि बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था, क्योंकि देखिए हिमाचल में अक्सर बनने और बिगड़ने में 200-300 सीटों का असर रहता है। अगर आप ट्रेंड्स को एनालाइज करेंगे तो आप एक्चुअली देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े मार्जिन से बहुत कम नेता जीते हैं। उसमें से बहुत सारे भाजपा के नेता हैं जिनके सिग्निफिकेंट मार्जिन्स हैं। जो चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर का बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्जिन है जीत का, हाँ 20,000 वोट का, विच इज़ वेरी बिग, क्योंकि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इतनी छोटी हैं। इसीलिए बहुत बड़ा डर कांग्रेस को ये था कि आम आदमी पार्टी अगर सीरियसनेस से ये चुनाव भी लड़ती और उनके वोट्स को काटती तो शायद बहुत मुश्किल में कांग्रेस आ सकती थी। लेकिन यहाँ जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखना चाहती हूँ मैं, वो ये है कि कांगड़ा जो सबसे बड़ा ज़िला है प्रदेश का, वो एक बेलवेदर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रीति माना जाता रहा है। ये कहा गया है हमेशा कि जो वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगा वो जीत जाएगा, और वो ट्रेंड कायम है। कांग्रेस ने 15 में से 11 सीटें जीती हैं कांगड़ा में, और 4 सीटें जीती हैं भाजपा ने, और एक रेबल कैंडिडेट होशियार सिंह जी, जिनका जिक्र वो कर रहे थे डेहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उन्होंने जीती है। सेकंड हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बड़ी सबसे, वो है मंडी,
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सीएम जयराम ठाकुर ने अपनी साख को कायम रखा है एक डिफिकल्ट चुनाव में, जहां पर ऐसा लग रहा था कि क्लोज कॉन्टेस्ट है, पर क्लियरली कांग्रेस कंफर्टेबली अहेड है। लेकिन 10 की 10 सीटें मंडी की रुझानों में भाजपा ने जीती हैं। 10 सीटों में से 10 सीटें। शिमला डिस्ट्रिक्ट जो तीसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें भी भाजपा को बहुत बड़ी हार मिली है, क्योंकि 8 में से 7 सीटें वहां पर कांग्रेस ने जीती हैं। और ये याद रखिए प्रीति कि कुछ सीटें जो एमएलएस की काटी गई थी, सिटिंग मंत्रियों को शिफ्ट किया गया था। जैसा कि सुरेश भारद्वाज का जिक्र हो रहा था, वो शिमला अर्बन से एमएलए थे, उनको कसुम्पटी में शिफ्ट किया गया एन मोमेंट पर, और बहुत बुरी हार का उन्होंने सामना किया। रिजल्ट ये हुआ कि भाजपा ने कसुम्पटी भी हारी और शिमला अर्बन भी हारी। तो ऐसी बहुत सी सीटें हैं जहां ये शिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भाजपा के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है। और ओपीएस जाहिर तौर पर बहुत बड़ा मुद्दा बना है और हमें हिस्ट्री की याद दिलाता है। 1993 का इलेक्शन मुझे याद आ रहा है, जब शांता कुमार जी बहुत ही प्रचंड नेता थे, उस हिमाचल में बहुत बड़े नेता माने जाते थे वो। इनफैक्ट जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर हिमाचल के अगर कोई हुए, वो शांता कुमार जी थे, जब उन्होंने जनता पार्टी की अगुवाई में वहां पर सरकार बनाई थी 1977 में। तब तक सारे के सारे सीएम्स कांग्रेस के थे। वाईएस परमार थे, रामलाल ठाकुर जी थे और वीरभद्र सिंह जी थे। पहले नॉन कांग्रेस शांता कुमार थे, लेकिन बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी के 1993 में उनको भी सरकारी कर्मचारियों की वजह से बहुत बड़ी मुँह खानी पड़ी थी। आपको याद होगा, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी कि अगर स्ट्राइक करेंगे आप तो नो वर्क नो पे, आपको कोई वेतन नहीं मिलेगा। और सरकारी कर्मचारियों ने एन मास कांग्रेस ये भाजपा के खिलाफ वोट दिया और 93 में भाजपा बुरी तरह हारी। आज वही डेजावू जिसको हम कहते हैं, सेम सिचुएशन ओपीएस पे खड़ी हो गई। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहूँगी कि भाजपा के नेताओं ने बजाय इसके कि एक इलेक्टोरली वीक हो गए थे वो इस मुद्दे की वजह से, उन्होंने एक लार्जर व्यू लिया ओपीएस पर कि अगर वो मान जाएंगे इलेक्टोरल कंसिडरेशंस की कंपल्शन में कि हम नेशनल पेंशन स्कीम को रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम कायम करेंगे, तो इतना बड़ा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का टारगेट हिल जाएगा, क्योंकि तमाम प्रदेशों से फिर डिमांड आएगी ना प्रीति। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई है जहां कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान ने अनाउंस कर दिया है, पंजाब ने अनाउंस कर दिया है, तो इतना पैसा कहां से लाएगी सरकार। इस वजह से प्रेशर के बावजूद भी मैनिफेस्टो में कोई प्रॉमिस नहीं किया बीजेपी ने, और मुझे लगता है उसका खामियाजा आज क्लियरली पार्टी भुगत रही है। एक बात और जोड़ दूं हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कुल्लू सीट की बात उन्होंने की, शिमला अर्बन का जो जिक्र आया, कांगड़ा, हमीरपुर और कुल्लू, 4 क्रिटिकल सीटें हैं। कुल्लू सीट में एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नरोत्तम सिंह है भाजपा के, लगभग 25,490 वोट है। सुरेंद्र सिंह ठाकुर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उनको 29,400। राम सिंह जो इंडिपेंडेंट है वो लगभग 12,000 वोट ले चुके हैं। तो ये क्लियरली एक ये दिखाता है कि बीजेपी अपने हाउस को वहां पे मैनेज करने में सफल नहीं रही। केवल शिफ्टिंग नहीं, जो रिबेल कैंडिडेट्स का एक ट्रेंड हिमाचल में जो दिखा है, हालांकि कुछ हद तक वो गुजरात में भी था, लेकिन गुजरात में वो संख्या बहुत कम थी, 4-5 की संख्या थी। उसमें से भी 2 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीजेपी के रिबेल कैंडिडेट्स है, वो लीड कर रहे हैं, लेकिन वो बाकी जगह पर डेंट पहुंचाने की स्थिति वहां पे नहीं थी, क्योंकि वहां पे संगठन और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये दोनों फैक्टर बहुत बड़े फैक्टर के रूप में काम करते हैं। हिमाचल में रिबेल्स ने एक बड़ा नुकसान, 10% का वोट बहुत मायने रखता है। इंडिपेंडेंट्स यहां पे 3 नंबर पे है। यहां पे आम आदमी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है और कोई पार्टी नहीं है, उनके भी एक पॉकेट हुआ करते थे, लेकिन यहां पे 10% वोट के साथ इंडिपेंडेंट 3 नंबर पे है। मुझे लगता है दे आर द डिसाइसिव फैक्टर। सरल पटेल जी, हिमाचल में जो रुझान दिख रहे हैं, मैंने कहा कि बहुमत की ओर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। आपकी नजर में यहाँ जीत के बड़े कारण क्या दिखाई दे रहे हैं? वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है, प्रतिभा सिंह का वहां होना, मैं कहूँ प्रियंका गांधी का दौरा, या फिर आपका संगठन, या जैसे हम रिबल्स की बात कर रहे हैं, बीजेपी के रिबल्स, ये बड़े फैक्टर है आपकी जीत के? आपकी नजर में क्या बड़े कारण है?
फिलहाल सरल पटेल की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अब जब मैं हिमाचल को लेकर ही बात कर रही हूँ अदिति, मैनिफेस्टो। जी जी सरल पटेल जी। जी अब हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। ओके, तो गुजरात हिमाचल में जो हमारे पक्ष में सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि हमने चुनाव जो है लोकल मुद्दों पे लड़ा, लोकल लोगों की आवाज को उठाने का काम किया, और जो जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं, क्या हमें फायदा मिला है। जो हेलो जी हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, बताइए। जी और जो जयराम ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार की फेलियर्स थे, वो हमने उजागर करने का काम किया, और जनता उनसे त्रस्त आ चुकी थी। बीजेपी ने एज अ लास्ट रिसोर्ट सेम एनर्जी जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में लगाई, उतनी ही एनर्जी उन्होंने हिमाचल में भी लगाई। सारे लोकल लीडर्स के जो पोस्टर्स से फोटोज गायब कर दिए, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा, लेकिन वो उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा पाया, और हिमाचल की जनता ने मन बनाकर कांग्रेस पार्टी को जीत दी। ठीक है, अब हम बीजेपी मुख्यालय भी चलेंगे। अभी मैं प्रफुल्ल बसाऊंगी। बीजेपी मुख्यालय में अमरेंद्र मौजूद है, दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में। अमरेंद्र, हमें बताइए फिलहाल वहां का माहौल क्या है। जो खबरें हैं, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बजे के आसपास कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अभी क्या हलचलें हैं? जो मुख्यालय है वहां पर आप मेरे पीछे अगर आवाज सुन सकती हैं तो आपको सुनाई देगा। इस समय ढोल नगाड़ों की आवाज है, कार्यकर्ताओं का एक हुजूम आ चुका है, लगातार शंख ध्वनि यहाँ पे बजाई जा रही है। इसके अलावा मिठाइयां बंट रही हैं और लगातार पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से जो माहौल है वो लगातार बीजेपी के पक्ष में है। गुजरात में एक बम्पर जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है, और जिस तरह से उन्होंने जो कहा था कि हमें मतलब इतनी बड़ी जीत है वो साबित हो रही है। और लगातार आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय पे जो लोग हैं आ रहे हैं, और एक झुंड के साथ, एक उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। और हिमाचल में अगर बात करूं तो हिमाचल में भी जो बीजेपी है वो फाइट में है, लेकिन कांग्रेस लगातार अच्छा कर रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सुबह से ही, मैं 8 बजे से था, तो 8 बजे से ही लोगों में अच्छा एक उत्साह का माहौल है, और 10-11 बजे तक अभी बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के मेन दफ्तर में लोग उत्साह में इस समय झूम रहे हैं। मेरे साथ इस समय बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव जी भी हैं, वो सुबह से हमारे साथ हैं। मनोज जी, जिस तरह का माहौल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से गुजरात की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर मोहर लगाई है, और गुजरात की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद हमें देने का काम किया है वो सराहनीय है, और हम उसका कोटि कोटि नमन करते हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के माध्यम से हम लोग जनता के बीच गए हैं, और जनता के बीच लगातार हम लोग खड़े रहे हैं, और सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए 2002 का हमारा 127 का रिकॉर्ड है, माधव सिंह सोलंकी वाला जो 149 का रिकॉर्ड है, उसको भी ध्वस्त करते हुए एक नया कीर्तिमान गढ़ने का जो काम किया है, उसके लिए साधुवाद है हमारे गुजरात की जनता को और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को। उसके पीछे की चीजों को समझना चाहिए कि एक समय ऐसा था जहां पर सूखाग्रस्त गुजरात था, पानी की समस्या थी, पानी की किल्लत होती थी। उस पानी की समस्या को दूर करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस तरह से गुजरात के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी, पवन चक्की वगैरह लगा करके गुजरात में 24 घंटे बिजली देने का काम किया। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, कर्फ्यू मुक्त गुजरात बनाने का काम अगर किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आदिवासियों के लिए जो योजनाएं चलाई, आदिवासी समाज के लिए वन बंधु योजना ला करके आदिवासी जो उनके 1 लाख एकड़ की जमीन थी उसको पट्टा देने का काम किया। आदिवासियों के लिए दुनिया भर के रोजगार के काम शुरू किए। जहां गुजरात के अंदर मात्र 21 यूनिवर्सिटीज थी, वहां पर 104 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, 22 विद्यालय खोलने का काम किया, 23 कन्या विद्यालय मॉडल स्कूल बनाने का काम किया, 2 सैनिक स्कूल बनाने का काम किया। लगातार जो ड्रॉप आउट रेशियो 37% था उसको 2% करने का काम किया। तो ऐसे नए नए कीर्तिमान गढ़े। वाइब्रेंट गुजरात मॉडल के माध्यम से आपने देखा कि निवेश का हब बनाने का काम किया। उद्योग धंधों के माध्यम से वहां उद्योग धंधों में हम लोग नंबर 1 हो गए, स्टार्टअप में हम लोग नंबर 1 हो गए। तो भ्रष्टाचार मुक्त और कर्फ्यू मुक्त गुजरात बनाने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो स्वागत योग्य है। यानी तमाम फैसले
सरकार के पक्ष में रहे, बीजेपी के पक्ष में रहे और इसलिए गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत की ओर फिलहाल जाती दिख रही है। अमरेंद्र, हम आपके पास भी रुक करेंगे और जो तमाम मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी हम बातचीत करेंगे। प्रफुल्ल, आप किसी फैक्टर पे बात करना चाह रहे थे और जैसा आपने 2024 को लेकर इन चुनाव के संकेतों की बात की है, विपक्ष को लेकर क्या संकेत दिख रहा है? देखिए, उससे पहले मेरा सवाल एक सरल पटेल जी से था। इन्होंने बहुत एक अच्छा मुद्दा उठाया कि हिमाचल में कांग्रेस ने बहुत लोकलाइज चुनाव लड़ा। राष्ट्रीय नेता वहाँ पे गए लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था। दूसरी तरफ यदि हम गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में भी शुरुआती दौर में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी यही थी कि चुनाव को जितना संभव हो उतना लोकलाइज रखा जाए। तो मेरा सरल जी से ये है कि ये दोनों इसमें कहाँ पे फिर तुलनात्मक दृष्टि से अंतर इतना बड़ा क्यों है जीत हार का? दूसरा, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का लास्ट फेज में वहां पे जाना, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान किया है? सरल जी, आप अगर इन दोनों मसलों को समझ पाए हो। जो हमने मुद्दे, जी बताइए। जी, तो जो हमने मुद्दे उठाए थे वो जनता ने उसको सराहा है और उसके बेसिस पे हमें वोट दिया है। जहां तक गुजरात की बात है, वो बिल्कुल हमें एक आत्मचिंतन की जरूरत है कि कौन सी चीज हमारे लिए कारगर साबित नहीं हुई, कौन से इश्यूज जनता के बीच में नहीं चले। लेकिन गुजरात में भी हमने एक कैंपेन लोकलाइज्ड रखा है, हमने कोई उसको वो नहीं रखा था। लेकिन हाँ, उसमें शायद जो कुछ इश्यूज उठाए वो शायद हमारे फेवर में वर्क नहीं हुए होंगे। लेकिन ये एक इंट्रोस्पेक्शन के बाद ही चीजें सामने आएगी जब मैं इस पे बोल पाऊंगा। जहां तक बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की उन्होंने बात की, तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने जो भी इश्यूज थे गुजरात के, उन इश्यूज को ही टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगा था। तो आई डोंट थिंक उनके बयान का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है हमारे कैंपेन पर। ठीक है अदिति, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, आपने 9 राज्यों में चुनाव की बात की थी, 2024 को लेकर बात की प्रफुल्ल ने। विपक्ष के लिहाज से अगर मैं समझूं, कितना बिखरा, कितना साथ, 2024 के लिए क्या विजन और क्या राह दिख रही है विपक्ष को लेकर, चुनौती को लेकर? देखिए, इस वक्त तो विपक्ष की कोई क्लियर राह, कोई क्लियर डायरेक्शन, दिशा नहीं नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी कल ये मानने लगी एमसीडी चुनाव की विजय के बाद कि शायद वो एक नेशनल चैलेंजर के रूप में उभर पाएँ, लेकिन उसके लिए अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ पंजाब। और देखिए, ये मत भूलिए कि अरविंद केजरीवाल जी की परफॉर्मेंस को हिमाचल का जो वर्डिक्ट है वो आपकी परफॉर्मेंस पे इसलिए रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि नेबरिंग पंजाब आम आदमी पार्टी रूल कर रही है और पंजाब में लॉलेसनेस की स्थिति काफ़ी गंभीर है इस टाइम। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद उनके किलर्स को अभी पकड़ा जा रहा है और आपको याद होगा अभी अर्ली नवंबर में शिवसेना के एक लीडर को दिन दहाड़े गोली मार के अमृतसर में मृत्यु के घाट उतार दिया गया, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो हिमाचल का जो वर्डिक्ट है वो थोड़ा सा पंजाब से जुड़कर है, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत सी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट ही तो हिमाचल में गई थी। जैसे कांगड़ा पंजाब का हिस्सा था, 66 की रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हिमाचल में चला गया। तो एक रला मिला सा कल्चर है। तो पंजाब में जो हो रहा है उसका असर हिमाचल में नज़र आ रहा है आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस में। आम आदमी पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ है हिमाचल में कि वो नोटा से भी पीछे हैं, तो उनका कंपटीशन रियली नोटा के साथ था हिमाचल प्रदेश में। जहाँ तक कि आपने इन चुनावों की बात की नेशनल लेवल पर, कोई भी एक कॉमन स्ट्रैटेजी विपक्ष की नज़र नहीं आती है। जब जब पार्लियामेंट का सेशन आता है ये लोग मिलकर बातचीत ज़रूर करते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट जब पीपल्स प्रोग्राम्स बनाने की बात करती है तो एक दूसरे के प्रोग्राम्स में ये लोग नज़र नहीं आते हैं। जैसे नीतीश कुमार जी ने जब पीछे हरियाणा में जाके एक रैली की देवीलाल जी की एनिवर्सरी पर जाकर, तो उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुई। सिमिलरली इस तरीके का एक वन अपमैनशिप ऑपोजिशन के कैंप में चल रहा है। दूसरा, भाजपा का जो प्रो इनकम्बेंसी का ट्रेंड है वो हिमाचल को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर कायम है। हमने देखिए 2018 के बाद कांग्रेस ने
अपने बलबूते पर कोई भी चुनाव नहीं जीता है। लास्ट दो चुनाव जो उन्होंने अपने बलबूते पर जीते थे वो 2018 लेट में थे, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। ये दोनों प्रदेश अब दोबारा से चुनाव में जाएंगे। इस वक्त कांग्रेस के पास सिर्फ ये 2 प्रदेश हैं। तो आप सोचिए कि अगले साल जब इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस पे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा कि उनको ये प्रदेश बचाने हैं। और भाजपा ऑब्वियसली रिसर्जेंट है, गुजरात की विन के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका एक नेशनल लेवल का वो पर्सपेक्टिव रहने वाला है और वो हार की समीक्षा करने वाले हैं। और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि हिमाचल क्योंकि छोटा प्रदेश है, इसलिए भाजपा की ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। लार्जर स्टेट्स में अभी भाजपा कायम है। प्लस उन्होंने सदर्न इंडिया में अपना इतना पुश किया है। आपने देखा कि पिछली जो नेशनल एग्जीक्यूटिव भाजपा ने की वो तेलंगाना में जाके की, और तेलंगाना में किस तरीके से सड़क पर उतर के केसीआर और टीआरएस के साथ भाजपा लड़ रही है। तो एक बहुत ही संगठित पार्टी जिसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक कैंपेन का चेहरा है और एक तरफ एक बिखरा हुआ विपक्ष जो लीडरलेस है, तो आप कंट्रास्ट बहुत ही स्टार्क है। और अभी विपक्ष को बहुत स्ट्रैटेजी मीटिंग्स और टेबल पे बहुत काम करना होगा, बिल्कुल चैलेंजर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। साथ ही जब आप बता रही हैं हिमाचल और पंजाब की जो समानताएं हैं, मैं चुनावी वादों को लेकर अगर बात करूं, जो फ्रीबीज की चर्चा होती है, अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया प्लान दीजिए किस तरह से आप अपने जो वादे हैं उनको पूरा करेंगे। कहीं ना कहीं उस स्तर पर भी जनता ने जो अपना रुख दिखाया है वो भी अपने आप में कोई ना कोई संदेश दे रहा है। एक ही तरह के वादे थे, खासतौर से आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो लगभग वही वादे थे, मुफ्त चीज़ों को लेकर, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी को लेकर। इसे लेकर मैं उस पर आऊंगा प्रीति, लेकिन उससे पहले मैं जरा विरोधी या अपोजिशन की जो रणनीति है उस पर, उसका डिलेमा जो है ना, कल एमसीडी चुनाव के बाद साफ साफ दिखा। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से जब किसी प्रवक्ता का ये बयान आया कि देखिए ठीक है आम आदमी पार्टी आ गई है, हमारी सीटें कम हुई है, लेकिन कम से कम उन्होंने बीजेपी को रोका है। अब कांग्रेस इसमें यदि समाधान मानती है तो कांग्रेस के अंदर बिखराव शुरू हो जाता है, कांग्रेस के अंदर से आवाजें आना शुरू हुई, ये किस तरह की पोजीशन हुई। क्योंकि जहां जहां पे कोई भी नॉन बीजेपी पार्टी बड़ी है वहां वहां से कांग्रेस डिसिमेट हुई है, ये हिस्ट्री है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, सब जगह पे हमने ये देखा है। तो कांग्रेस उसका पोल नहीं बन सकती, कांग्रेस इतर कोई पोल बनने की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि उनमें इंटरनल कंपटीशन बहुत ज्यादा है और इनमें से बहुत सारी पार्टी कॉमन स्पेस के लिए, अपोजिशन कॉमन स्पेस के लिए बहुत स्टेट्स में, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ स्पेस शेयर कर सकती है बंगाल में? क्या टीआरएस कांग्रेस के साथ तेलंगाना में स्पेस शेयर कर सकती है? क्या कम्युनिस्ट पार्टी केरल में कांग्रेस के साथ स्पेस शेयर कर सकती है? ये उनके साथ डिलेमा, ये इलेक्टोरल डिलेमा है और अपोजिशन जब तक इसको एड्रेस नहीं करता तब तक मुझे लगता है कि ये कॉमन बीजेपी को नेशनल लेवल पे फाइट करना इनके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल। जहां तक फ्रीबीज की बात है, मुझे लगता है कि दो चीजें जो साफ साफ दिखी कि दिल्ली में जो ट्रेंड माना जा रहा था कि ये फ्रीबीज के नाम पर आम आदमी पार्टी स्वीप करने जा रही है, उस तरह का स्वीप कम से कम दिखा नहीं। बीजेपी ने कुछ हद तक अपना जो स्पेस था वो मेंटेन रखा है और लोकसभा, विधानसभा और एमसीडी, इन 3 अलग अलग स्तर पर यदि हम दिल्ली का वोटिंग पैटर्न देखें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी होगा कि जो ओवरवेलमिंगली बीजेपी को वोट करती है लोकसभा में, वो ओवरवेलमिंगली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ जाती है। और अब एमसीडी के चुनाव जब आते हैं तो ऑलमोस्ट वो हम कह सकते हैं कि नेक टू नेक लेवल तक भी चला जाता है। ऐसे में दिल्ली की जनता का मैंडेट जो है वो क्लियर मैसेजिंग करता है। हिमाचल ने भी उसी दिल्ली मॉडल को और गुजरात में भी उसी दिल्ली मॉडल को आम आदमी पार्टी ने बेचने की कोशिश की, मतलब इलेक्टोरल अपने वादों के, अपने मैनिफेस्टो के द्वारा, लेकिन उसका उतना असर होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। सिंपल एक मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक समीकरण विकसित हो रहा है। देखिए, राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, हम सोशलिस्ट पैटर्न से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरह से सोशलिस्ट मानसिकता जो है वो अभी भी हावी है कि स्टेट पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रखे लोगों को, और इसलिए ये चुनावी वादे चलेंगे। मैं इसको, और कुछ हद तक वो आवश्यक भी है, भारत जैसे देश में वो आवश्यक भी है। लेकिन
एक जो पैटर्न इवॉल्व हो रहा है कि जहां जहां पे कांग्रेस स्पेस कंसीड कर रही है या कांग्रेस एज अपोजिशन इफेक्टिवली बीजेपी को चैलेंज नहीं कर पा रही है, वहां वहां पे आम आदमी पार्टी वो स्पेस ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रही है। 2024 से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या वो पोल आम आदमी पार्टी बनने की कोशिश करेगी, और वो करती है तो ऐसे में कांग्रेस का उसको रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। सरल पटेल जी, जो बात अभी कही गई है, आगे के इस समय मैं बीजेपी मुख्यालय चलूंगी। अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अमरेंद्र, क्या अपडेट है फिलहाल आपके पास वहां से? मैम, बीजेपी कार्यालय में इस समय जो है लगातार जश्न का माहौल है, और जिस तरह से 1995 से पिछले 27 साल से बीजेपी गुजरात में कोई चुनाव नहीं हारी है और उसका जश्न यहाँ पे प्रतिबिंबित हो रहा है, और लगातार जो एक बम्पर जीत है बीजेपी गुजरात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद जफर साहब हैं। सर, कितनी बड़ी जीत की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, गुजरात में तो ऐतिहासिक जीत है जिसके बारे में हमने बराबर जिक्र किया था। हमारी लीडरशिप ने एक नहीं अनेक बार कहा था कि गुजरात में जो है वो ऐतिहासिक जीत होगी। आंकड़ों के हैसियत से मुझे मालूम नहीं कि कितने उस वक्त लोगों ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि इस बार की जीत जो होगी वो पिछले पूरे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करेगी। और ये हकीकत है कि आज जो आंकड़े दिख रहे हैं 150 से 155 के बीच में, हमने कहा था 145 से 155 के बीच में, आज वो साकार होते हुए दिख रहा है। और उसके पूरा श्रेय जाता है जो वहां की जनता का जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी लोकप्रियता जो है वो बहुत ज्यादा है जनता के बीच में। सिर्फ देश में नहीं, पूरे दुनिया में लोकप्रियता है। एक माना जाना चेहरा, और उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलता है। लेकिन एक खास बात है कि जनता ने जो आप और कांग्रेस दोनों को पूरी तरह नकार दिया है कि उनकी नीतियों को, उनके फैसले को, उनके सोचने के तरीके को, और जितना भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो अब शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जितना भी घृणा से देखेंगे, उतना ही जनता उनसे प्यार करेगी। ये भी जनता ने दिखा दिया। कांग्रेस जिस तरह से भारत जोड़ो में लगी हुई है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, और पिछली बार जो सीटें थी 77 वो तो कट के 20 हो गई, और बीजेपी की सुनामी है गुजरात में। सर, ये क्या भारत जोड़ो है या कांग्रेस तोड़ो वाली स्थिति है? देखिए, जब कमांडर ही भाग जाए किसी बैटल फील्ड से तो नतीजा सिपा सालार तो भाग ही जाते हैं। तो ये तो हकीकत है कि जब कमांडर ही नहीं है तो वहां लड़ाई के, वहां पर उन्होंने अपनी छोटी बहन को भेज दिया था। तो हिमाचल में कम से कम पार्टी जो परिवार का कोई रिप्रेजेंटेशन था, यहाँ तो भाग गए। इसको पता था, न बहना आई न भाई आए, दोनों भाग गए। तो जब कमांडर ही नहीं रहेगा और कमांडर इन चीफ नहीं रहेगा तो कहां से जो है लोगों के बीच में आप जा पाएंगे। और उसके हकीकत है कि उनको पहले से इस बात को मालूम था कि जो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और जो विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का, उसमें वो पूरे तरह से जो है ध्वस्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि यहाँ आना ही बेकार है, लेकिन आएंगे तो हमें सिर्फ हार का ही सेहरा पहनना पड़ेगा और ठेकरा उनके सर फुटेगा। नहीं, गुजरात में तो सुनामी है, लेकिन जो हिमाचल में आपने बोला था कि रिवाज बदलेंगे, तो कुछ कांटे की टक्कर जिस तरह से, तो लगता है कि परंपरा बदल पाएगी? देखिए, अभी भी हमें ये उम्मीद है, इसलिए कि 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुझे लगता है कि अभी 400 वोटों से ज्यादा वोट से कांग्रेस लीड कर रही है, लेकिन अभी 4000 वोटों की गिनती बची हुई है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले एक डेढ़ घंटे में जो है जरा पिक्चर और क्लियर होगी, तस्वीर साफ होगी, तब मुझे लगता है शायद हम इस स्थिति में हो कि हम सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। सर, जिस तरह से जी, सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़े, जो कि बीजेपी एमपी हैं राज्यसभा से। गुजरात को लेकर वो काफी खुश हैं, लेकिन हिमाचल को लेकर जाहिर तौर पर कह रहे हैं क्योंकि यहाँ वोटों का अंतर काफी कम होता है, इसलिए उन्हें अभी भी उम्मीद है कि सीटें बीजेपी की हो सकता है अभी आगे बढ़ें। सरल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरल जी, डायलेमा एक कहीं ना कहीं विपक्ष में है अपनी साफ रणनीति को लेकर, और खासतौर से जब राष्ट्रीय राजनीति और आगे आम चुनाव और 2024 को लेकर बात करते हैं। लेकिन अभी हिमाचल की अगर मैं सिर्फ बात करूं, क्या किसी तरह का डायलेमा आप लोग के मन में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, लीडरशिप के चेहरे को लेकर है क्या हिमाचल में, या वो साफ है? हमारी पोजीशन हमेशा साफ रही है और कोई डिलेमा नहीं है। हमारे सारे विधायक, जो चुने हुए विधायक आएंगे और वो सीएलपी की मीटिंग में अपने नेता का चयन करेंगे और वही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अदिति, लीडरशिप को लेकर? बिल्कुल, आई थिंक प्रीति, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है
सरल पटेल जी बहुत एफर्टलेसली बोल रहे हैं, उन्हें भी पता है कि आसान नहीं होने वाला, क्योंकि एटलीस्ट 3 ऐसे चेहरे मैं देख रही हूँ। हालांकि आशा कुमारी जी जो एक पोटेंशियल कैंडिडेट थी चीफ मिनिस्टर पोस्ट की, वो शायद हार रही हैं, लेकिन हरोली से कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के नेता मुकेश अग्निहोत्री जो 4 टर्म के एमएलए हैं वो जीत रहे हैं। नदौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू फॉर्मर हिमाचल कांग्रेस प्रेसिडेंट वो जीत रहे हैं, वो भी दावेदार हैं। और तीसरा मत भूलिए प्रतिभा सिंह जिन्होंने वीरभद्र सिंह की लेगेसी पे ये चुनाव लड़ा है, बहुत दूर दूर तक उन्होंने अपर हिमाचल जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है प्रीति, जो वीरभद्र सिंह जी का गढ़ था, वहाँ जा जा के उन्होंने बहुत प्रचार किया। हालांकि वो अभी चुप हैं और उन्होंने पब्लिकली ये कहा है कि वो सीएम की रेस में नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं मानती। हो सकता है वो अपनी दावेदारी पेश करें, क्योंकि उनका बेटा विक्रमादित्य सिंह भी शिमला रूरल से जीत गए हैं। तो ये सब दावेदारियां जो हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कांग्रेस उसको रिकंसाइल करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कांग्रेस के लिए हम ये ना माने कि एक बहुत बेहतरीन जीत है प्रीति, क्योंकि भाजपा ने हिमाचल में बहुत जोर लगाया था, और जाहिर तौर पर क्योंकि 1985 के बाद भाजपा में कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई, और ऐसा माना जा रहा था कि शायद प्रधानमंत्री के पर्सनल कैंपेन के बाद, और अमित शाह जी भी आए, और जेपी नड्डा जी की तो होम स्टेट ही है, तो और हमीरपुर से हम ना भूलें कि यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी सांसद हैं। तो ये सब तमाम बड़े नेता बीजेपी के वहाँ कैंपेन कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ओपीएस का जो मुद्दा हावी रहा, देखिए सरकारी कर्मचारियों का नंबर हिमाचल में 1.7 लाख है जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत एनरोल्ड हैं, लेकिन हम सिर्फ ये नंबर ना गिने, उनकी फैमिलीज भी इम्पैक्ट होती हैं, तो वो एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है वो जगह, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप है। और भाजपा के तमाम नेता प्राइवेटली ये कह रहे थे सेंट्रल लीडरशिप को कि ये इशू है, इस इशू से हमें बच के चलना होगा। लेकिन भाजपा ने एक कंसिडर्ड व्यू लिया, जो आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट में एक इम्पॉर्टेंट व्यू लिया उन्होंने, इलेक्टोरल कंसिडरेशंस को साइड में रखते हुए कि ये नहीं हो सकता। लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप की अब रेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है कांग्रेस में। देखना होगा विधायक दल खुद तय करता है या केंद्रीय आला कमान से नाम तय होता है। जाहिर तौर पर दिलचस्प होगी अब आगे की राह, और सरकार बनाने को लेकर तमाम चुनौतियां भी होंगी। जो रुझान है, उनका जो विश्लेषण रहा, वो हमने आपके सामने फिलहाल पेश किया। लेकिन इस खास पेशकश को फिलहाल हमें यहीं रोकना होगा, क्योंकि अब से थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल केतकर जी आपका, सरल पटेल जी आपका, और साथ ही अदिति टंडन, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी लोकसभा पर आप लोकसभा, और संसद टीवी राज्यसभा पर आप राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।